भाई ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो बस अपने हिसाब से नॉर्मल जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक गलत आदमी से पंगा और बीच में आ जाता है सिर्फ 100 रुपए का नोट। अब उस नोट की वजह से ये फैमिली किस हद तक जाने वाली है, चलिए देखते हैं। ये फिल्म शुरू होती है साल 2004 से। हमें एक खुशहाल परिवार दिखाया जाता है। परिवार के मुखिया है राजा राम, जो एक कराटे मास्टर है। वो बच्चों को कराटे सिखाते हैं ताकि बच्चे सिर्फ ताकतवर ना बने बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को बचाना भी सीखे। राजाराम के साथ उसका छोटा भाई भी रहता है। दोनों मिलकर एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। राजाराम की पत्नी नीला बेनी है और उनकी छोटी बेटी का नाम है नीला। नीला की परवरिश बाकी बच्चों जैसी नहीं होती। राजाराम उसे बचपन से ये सिखाता है कि अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो हर बार कोई आकर तुम्हें नहीं बचाएगा, कभी कभी तुम्हें खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। एक दिन छोटी नीला रोते हुए घर आती है। वो बताती है कि एक लड़के ने उसे मारा। राजाराम उसे पूछता है गलती किसकी थी। नीला कहती है उस लड़के की। अब यहाँ कोई आम पापा होता तो शायद बेटी को प्यार से चुप कराता या खुद जाकर उस लड़के को डांटता, लेकिन राजाराम ऐसा नहीं करता। वो नीला से कहता है कि अगर गलती उसकी थी तो जाकर खुद जवाब दो। नीला वापस जाती है, लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से फिर से मार खाकर लौट आती है। तभी राजाराम उसे समझाता है कि ताकत सिर्फ गुस्से से नहीं आती, उसके लिए तैयारी चाहिए। अगर आने वाले समय में मम्मी पापा साथ ना हो तब भी तुम्हें खुद अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। और ये बात नीला के दिल में बैठ जाती है और वो अपने पापा से कराटे सीखना शुरू कर देती है। समय के साथ नीला सिर्फ कराटे नहीं सीखती बल्कि उसके अंदर गलत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी आती है। जो लड़का उसे परेशान करता था उसे वो सबक सिखाती है। दोबारा भी उसके साथ वैसा हुआ तो वो उसका जवाब मार से देती है, जिसके बाद के बेशक आसपास के लोग शिकायत लेकर आते हैं कि आपके बेटी हमारे बच्चों को पीट देती है, लेकिन राजाराम अपनी बेटी का साथ देता है क्योंकि उसके हिसाब से गलत के खिलाफ खड़ा होना कोई गलती नहीं है। फिर नीला अपना पहला कराटे टूर्नामेंट खेलती है। वो बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन पहला कंपटीशन हार जाती है। हार के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। उसे लगता है वो शायद उस खेल के लिए बनी ही नहीं है। तभी राजाराम उसे अपना एक्सपीरियंस बताता है। वो कहता है कि उसने भी अपना पहला कंपटीशन हारा था। हार का मतलब एंड नहीं होता, कई बार असली शुरुआत वहीं से होती है। पापा की बात नीला को फिर से हिम्मत देती है। वो दोबारा मेहनत करती है और अगले कंपटीशन में जीत जाती है। इसी बीच नीला को एक और बात पता चलती है। उसके चाचा बताते हैं कि राजाराम को कराटे किसी और ने नहीं बल्कि नीला बेनी के पापा ने सिखाया था। और मजेदार बात यह है कि राजाराम का पहला कंपटीशन उसी लड़की से हुआ था जो बाद में उसकी वाइफ बनी। नीला हैरान रह जाती है क्योंकि उसे अब तक पता ही नहीं था कि उसकी माँ भी कराटे जानती है। यानी ये परिवार बाहर से जितना सिंपल दिखता है अंदर से उतना ही स्ट्रॉन्ग है। एक रात राजाराम कुछ गुंडों को एक लड़के को बेरहमी से पीटते हुए देखता है। वजह ये होती है कि उस लड़के के पापा ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। गुंडे उसी का बदला उस मासूम बच्चे से ले रहे होते हैं। राजाराम उस लड़के को जानता तक नहीं, फिर भी बिना डरे उन गुंडों से भिड़ जाता है और सभी को पीट देता है। नीला ये सब अपनी आंखों से देखती है। वो पापा से पूछती है कि आप उस लड़के को जानते भी नहीं थे, फिर भी उसकी मदद क्यों की। फिर राजाराम उसे जिंदगी का सबसे जरूरी लेसन देता है। वो कहता है कि मदद करने के लिए किसी को जानना जरूरी नहीं होता। अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मदद करनी चाहिए। फिर राजाराम अपनी बहन की कहानी सुनाता है। उसकी बहन का नाम भी नीला था। एक समय उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। लोगों की बेरुखी की वजह से उसकी जान चली गई। उसी घटना ने राजाराम को बदल दिया। अब उसके लिए किसी जरूरतमंद की मदद करना सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी बन चुकी थी। इसके बाद हमें 15 साल बाद की यानी 2019 की कहानी दिखाई जाती है। अब नीला बड़ी हो चुकी है। वो अपने पापा की तरह कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके अंदर अपनी माँ की समझदारी भी है। यानी हर जगह लड़ाई नहीं करनी, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पीछे भी नहीं हटना। एक बस में एक बुजुर्ग महिला फोन पर किसी आदमी से मदद मांग रही होती है। उसके पति की मौत हो चुकी है और कुछ गुंडों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जिस आदमी से वो मदद की उम्मीद कर रही होती है वो उसे डराने लगता है। वो कहता है कि जमीन छोड़ दो क्योंकि सामने वाले लोग बहुत खतरनाक है। बाद में समझ आता है कि वो आदमी खुद उन गुंडों से मिला हुआ है। नीला उसी बस में बैठी ये सब सुन लेती है। जब वो महिला मजबूरी में अपनी जमीन के कागजात गुंडों को देने जाती है तो नीला वहाँ पहुँचती है। वो अकेले ही उन गुंडों की पिटाई करती है और महिला के कागजात वापस दिला देती है। ये सीन दिखाता है कि राजाराम की सीख नीला के अंदर जिंदा है। वो किसी अनजान इंसान की मदद करने से पीछे नहीं हटती।
दूसरी तरफ कहानी का असली विलन इंट्रोड्यूस होता है वरुण। वरुण एक पावरफुल बिजनेसमैन है जिसकी माइनिंग कंपनी जहां भी काम शुरू करती है वहां कोई ना कोई बड़ा हादसा हो जाता है। कई गांव तबाह हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वरुण के लिए इंसानी जिंदगी से ज्यादा जरूरी पैसा है। एक जर्नलिस्ट उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसे शक है कि वरुण के प्रोजेक्ट्स के पीछे बहुत बड़ा क्राइम छुपा है। इसी बीच वरुण को एक ऐसे गाँव की जानकारी मिलती है जो एक बड़े पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। रिसर्च में पता चलता है कि उस पहाड़ के नीचे बहुत कीमती मेटल मौजूद है और उसकी कीमत अरबों में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ेगी और अगर इतनी गहरी खुदाई हुई तो पूरा पहाड़ गिर सकता है। पहाड़ के नीचे रहने वाले करीब 1300 लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। सरकार सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट की परमिशन नहीं दे सकती, लेकिन वरुण को भाई सिर्फ पैसा दिखता है। वो एक मंत्री से मिलता है। वो मंत्री भी खतरे को समझता है, लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं होती। वो कहता है कि ऑफिशियल परमिशन तो सिर्फ 300 फीट तक ही मिल सकती है। उसके बाद अगर हादसा हो गया तो उसे नेचुरल डिजास्टर बता दिया जाएगा। बदले में मंत्री 1000 करोड़ मांगता है। वरुण पहले चौंक जाता है, लेकिन उसके लिए ये रकम भी प्रॉफिट के सामने छोटी लगती है, तो वो डील मान लेता है। अब इतनी बड़ी रकम सीधे ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए वरुण अब्राहम नाम के एक आदमी को कांटेक्ट करता है। अब्राहम हवाला और काले धन के लेन देन का बड़ा खिलाड़ी है। प्लान ये होता है कि 1000 करोड़ का हवाला नेटवर्क से मंत्री तक पहुंचाए जाएंगे। इस डील में एक स्पेशल 100 का नोट प्रूफ की तरह इस्तेमाल होना होता है, यानी विदेश पहुंचकर वही नोट दिखाया जाएगा और पूरा पैसा आगे ट्रांसफर होगा। उधर जर्नलिस्ट वरुण के खिलाफ सबूत जुटा रहा होता है। वरुण को पता चलता है कि जर्नलिस्ट उसके खिलाफ खतरा बन चुका है, इसलिए वो अपने गैंगस्टर कृपाकर को ऑर्डर देता है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। कृपाकर के लोग जर्नलिस्ट के घर पहुंचते हैं और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देते हैं। वरुण के लिए भाई ये कोई बड़ी बात नहीं था, सिर्फ रास्ते से एक कांटा हटाने जैसा था, लेकिन यहाँ से मूवी साफ कर देती है कि ये आदमी लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब कहानी दूसरी तरफ नीला के नॉर्मल जिंदगी पर आती है। नीला को कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है। परिवार खुश होता है, लेकिन नौकरी के साथ उसे एक अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। उसका मैनेजर लगातार उसे घूरता रहता है और परेशान करता है। एक रात मैनेजर उसका कैब में बैठता है और रास्ते में प्रमोशन और सैलरी का लालच देकर बदतमीजी करने लगता है। नीला उसकी नियत समझ जाती है और बिना ज्यादा लेक्चर दिए उसे बुरी तरह पीटकर गाड़ी से निकाल देती है। भाई यहाँ नीला ने HR कंप्लेंट का इंतजार नहीं किया, डायरेक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दी। लेकिन घर पर नीलामणि को चिंता होती है। उसे लगता है कि नीला हर बार किसी न किसी झगड़े में पड़ जाती है। लोग बातें बनाएंगे, शादी में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन राजाराम साहब कहता है कि शादी तभी होगी जब नीला खुद तैयार होगी। यानी पापा अपनी बेटी को समाज के डर से छोटा नहीं बनाना चाहता। इसी बीच पुलिस साइड की कहानी शुरू हो जाती है। एक ईमानदार ऑफिसर है इंस्पेक्टर अरुण। जब रात में पुलिस सड़क पर चेकिंग कर रही होती है, इंस्पेक्टर अरुण भी वहीं मौजूद होता है। तभी एक गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है। पुलिस जब गाड़ी के अंदर देखती है तो उसमें अब्राहम मिलता है। शुरू में अरुण को बस इतना लगता है कि कोई आम एक्सीडेंट केस है, इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वरुण को पता चलता है कि अब्राहम पुलिस की निगरानी में हॉस्पिटल में है। अब्राहम कोई छोटा आदमी नहीं था, वही 1000 करोड़ की हवाला डील संभाल रहा था और उसी के पास उस डील का सबसे बड़ा लिंक था। इसलिए वरुण तुरंत अपने गुंडों को हॉस्पिटल भेजता है ताकि अब्राहम को पुलिस से पहले वहां से निकाल लिया जाए। लेकिन हॉस्पिटल में अरुण पहले से मौजूद होता है। जैसे ही हथियारबंद गुंडे अंदर घुसते हैं और फिर अरुण को समझ आती है ये लोग अब्राहम को मारने नहीं बल्कि बचाने आए हैं, यानी ये आदमी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो वो उन लोगों को पहले वार्निंग देता है और उसे हल्के में लेने पर पैर में एक गोली मार देता है। गोली लगते ही गुंडे पीछे हट जाते हैं और फिलहाल अब्राहम पुलिस की कस्टडी में ही रह जाता है। लेकिन भाई थोड़ी देर बाद गेम पलट जाता है और वहां से निकलते ही अब्राहम होश में आता है और हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस वालों पर हमला कर देता है। घायल होने के बावजूद वो इतना खतरनाक होता है कि एक एक करके सबको मार के वहां से भाग जाता है। अब अब्राहम तो बच निकलता है, लेकिन उसके पैरों में गोली लगी होती है। जख्म बढ़ रहा था, खून बह रहा था और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसका पैर भी खराब हो सकता था। इसलिए वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन का नाम बताता है और साफ वार्निंग देता है कि दवाई जल्दी नहीं मिली तो हालत बहुत बिगड़ सकती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब्राहम खुद बाहर जा नहीं सकता, पुलिस उसे ढूंढ रही थी और कृपा करके पुराने आदमी भी पुलिस के नजर में आ सकते थे। तभी कहानी में टॉबी आता है। टॉबी अभी अभी जेल से छूट कर आया था। उसके पास पैसे नहीं थे, घर की हालत खराब थी और उसे किसी भी तरह कृपाकर की गैंग में एंट्री चाहिए थी। कृपाकर भी उसे टेस्ट करने के लिए पहला काम देता है, अब्राहम के लिए वही जरूरी मेडिसिन लाने के लिए। वैसे उसका पुराना गैंग मेंबर्स भी पुलिस के रडार में है, इसीलिए भी कृपाकर टॉबी को दवाइयां लाने भेजता है। टॉबी एक इलाके में पहुंचता है जहाँ 2 मेडिकल स्टोर्स होते हैं। एक दुकान पर नीला बैठी होती है। टॉबी को लगता है कि लड़की को डराना आसान होगा, तो वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां मांगता है। नीला मना कर देती है
है। टोबी चाकू निकालकर डराता है तो इस बार नीलम अपनी माँ की बात याद करती है। हर जगह लड़ाई जरूरी नहीं होती, इसलिए वो चुपचाप दवाई दे देती है। लेकिन जाते जाते टोबी की नजर उसके गले की चेन पर पड़ जाती है। अब उसका पुराना चेन स्नैचर वाला स्वभाव जाग जाता है। वो उसका चेन छीनने लौटता है, लेकिन भाई इस बार नीला चुप नहीं रहती। वो उसी के चाकू से उसके हाथ पर वार करती है। लोग वहाँ जमा होते हैं और टोबी पुलिस के हाथ लग जाता है। पुलिस स्टेशन से टोबी कृपाकर को फोन करता है। वो बताता है कि उसे चेन स्नैचिंग में पकड़ लिया गया है, लेकिन दवाइयों की बात पुलिस को नहीं पता। वो ये भी कहता है कि लड़की शायद अपने पापा के साथ कंप्लेंट करने आएगी। अब अब्राहम को डर लगने लगता है, अगर टोबी से पूछताछ हुई तो दवाइयों से लेकर उसके छुपने की जगह तक बात पहुंच सकती है। कृपाकर पहले टोबी को मारने की बात करता है, लेकिन अब्राहम समझाता है कि पुलिस स्टेशन में मर्डर करना बड़ा रिस्क है, इसलिए प्लान बनता है कि उस लड़की और उसके परिवार को मार दिया जाए ताकि वो कंप्लेंट देने पुलिस स्टेशन आ ही नहीं पाए। कृपाकर अपने आदमी भेजता है नीला और उसके परिवार की जानकारी लेने के लिए, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा मोड़ बन जाती है। उसके आदमी कराटे मास्टर को ठीक से सुन नहीं पाता और हेडमास्टर समझ लेता है। वो कृपाकर को बताते हैं कि लड़की का पापा कोई मामूली हेडमास्टर है, माँ सिलाई करती है और परिवार बिल्कुल सिंपल है। कृपाकर को लगता है कि काम आसान है, लेकिन भाई जिसे ये लोग सिंपल फैमिली समझ रहे थे, असल में पूरा मार्शल आर्ट्स का पैकेज निकला। उस रात कृपाकर के 5 आदमी नीला के घर में घुसते हैं। जैसे ही वो हमला करने की कोशिश करते हैं, नीला बच जाती है। फिर घर के अंदर जोरदार फाइट शुरू होती है। राजाराम, नीलावेणी और नीला तीनों मिलकर 5 गुंडों का सामना करते हैं। यहाँ पहली बार हमें नीलावेणी को फाइटर रूम में भी देखने मिलता है। तीनों मिलकर सभी गुंडों को मार गिराते हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है। 5 लाशें घर में पड़ी है। पुलिस के पास जाने का मतलब होगा लंबा केस, बदनामी और नीला के फ्यूचर पर सवाल। डर और मजबूरी में परिवार उन लाशों को घर के पीछे एक गड्ढे में दफना देते हैं और केस वापस लेने की सोचते हैं। उधर अब्राहम को पता चलता है कि कृपाकर का भाई उसके पर्स से वही स्पेशल 100 का नोट लेकर गया था, वही नोट जिसके सारे 1000 करोड़ की हवाला डील पूरी होनी थी। मतलब गलती से उनका पर्स बदल गया था। अब्राहम और कृपाकर दोनों घबरा जाते हैं। कृपाकर अपने भाई को फोन करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद पुलिस ने सबको पकड़ लिया है। इसी बीच राजाराम और नीला पुलिस स्टेशन पहुंचकर टोबी के खिलाफ कंप्लेंट वापस ले लेती है, लेकिन कृपाकर को लगता है कि उसके लोग पुलिस के पास है। वो इंस्पेक्टर अरुण की पत्नी और बेटे को किडनैप कर लेता है और अरुण को धमकी देता है कि अगर उसके भाई और आदमी वापस नहीं मिले तो वो उसके परिवार को मार देगा। अरुण बार बार कहता है कि उसके पास कोई नहीं है, लेकिन कृपाकर सुनने को तैयार नहीं होता। अब मामला पर्सनल भी हो चुका है। दूसरी तरफ अब्राहम अपने तरीके से सच पता लगाना शुरू करता है। वो एक पुलिस वालों को पकड़कर पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि कृपाकर के लोग पुलिस कस्टडी में नहीं है, और ये भी पता चलता है कि कंप्लेंट वाली लड़की का पापा कोई हेडमास्टर नहीं बल्कि कराटे मास्टर राजाराम है। बस यही अब्राहम के दिमाग में शक बैठ जाता है। वो समझ जाता है कि कृपाकर के लोग उसी परिवार के पास गए थे और वहीं से गायब हुए हैं। अब्राहम सीधे राजाराम के घर पहुंचता है। उस समय राजाराम घर पर नहीं होता, पर घर की टूटी हालत और फाइट के निशान देखकर अब्राहम समझ जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। वो नीलावेणी और नीला पर हमला कर देता है और भाई वो यहाँ पर दोनों पर भारी पड़ता है। वो दोनों को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी राजाराम घर पहुंचता है, लेकिन अब्राहम उस पर भी भारी पड़ता है। लगने लगता है कि अब उस फैमिली का बचना मुश्किल है। लेकिन तभी भाई नीला के चाचा आते हैं और जो ट्विस्ट देखने मिलता है ना, सही में ये काफी बढ़िया था। असल में राजाराम के भाई भी कराटे में माहिर निकला। मतलब इनका फैमिली में कोई भी सिंपल नॉर्मल नहीं है। खैर उसके आते ही फाइट का बैलेंस बदल जाता है। राजाराम, नीलावेणी, नीला और उसके चाचा चारों मिलकर अब्राहम का सामना करते हैं और लंबी लड़ाई के बाद उसे काबू में कर लेते हैं। अब्राहम को कुर्सी से बांधकर उससे पूछताछ की जाती है। पहले वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन दबाव बढ़ने पर अरुण की वाइफ और बेटे का ठिकाना बता देता है। राजाराम और नीला तुरंत वहां पहुंचते हैं जहां कृपाकर ने अरुण के परिवार को रखा था। दोनों बाप बेटी वहां पहुंचकर एक बार फिर से एक तगड़ी एक्शन सीक्वेंस देते हैं। मतलब वहां के सारे गुंडों को निपटा के अरुण की फैमिली को बचा लेते हैं। इसी दौरान वरुण का मैनेजर भी वहां आता है, जिसे पकड़ लिया जाता है। अब कृपाकर और मैनेजर से पूछताछ में धीरे धीरे पूरा खेल सामने आता है। 1000 करोड़ की हवाला डील, माइनिंग प्रोजेक्ट, मिनिस्टर की ब्राइब और पहाड़ के नीचे रहने वाले 1300 लोगों की जिंदगी का खतरा। राजाराम समझ जाता है कि ये सिर्फ उनके परिवार की लड़ाई नहीं है। अगर वो नोट वापस गया तो माइनिंग प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, पहाड़ गिर सकता है, पूरा गाँव मर सकता है। राजाराम अपने भाई को फोन करता है और कहता है कि कृपाकर के भाई के पर्स को फिर से चेक करो। शिवा लाश से मिला पर्स निकलता है
है और उसमें वही स्पेशल 100 का नोट मिल जाता है। कृपाकर कहता है कि नोट को वापस कर दो और सारी दुश्मनी यहाँ खत्म, लेकिन नीला अपने पापा को रोक देती है। वो कहती है कि ये सिर्फ 100 का नोट नहीं है, ये 1300 लोगों की जिंदगी है। भाई बचपन में राजा राम ने नीला को सिखाया था कि अनजान इंसान की मदद करना भी इंसानियत है। अब वही सीख नीला अपने पापा को याद दिलाती है। राजा राम फैसला कर लेता है वो कृपाकर और उसके साथी को खत्म कर देता है ताकि ये लोग दोबारा उस नोट और डील के पीछे ना जा सके। इंस्पेक्टर अरुण वहाँ पहुँचता है और अपने बीवी बच्चा को सुरक्षित पाता है, लेकिन उसे अभी भी पूरी सच्चाई पता नहीं होती। उधर वरुण पर मंत्री का दबाव बढ़ रहा है। मंत्री अपने 1000 करोड़ चाहता है, लेकिन अब्राहम गायब है, नोट गायब है और डील अधूरी है। वरुण अपने आदमियों को इन्वेस्टिगेशन में लगाता है। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें कुछ लोग देखने भी मिलते हैं। राजा राम भी अपनी तरफ से हालात समझ चुका है। उसे पता है कि वरुण के पास पैसा है, गुंडे हैं, राजनीति का साथ है। अगर वो जिंदा रहा तो ये खतरा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वो सोचता है कि सिर्फ अपना बचाव करने से परेशानी कभी खत्म नहीं होगा। इस प्रॉब्लम का असली जड़ को ही खत्म करना पड़ेगा। अब पहले तो ये लोग अब्राहम को भी जिंदा दफना देते हैं ताकि वो फिर किसी के लिए खतरा ना बने, और फिर क्लाइमैक्स की खेल शुरू करती है। वरुण अपने सैकड़ों आदमियों को राजाराम के घर भेजता है। उसे लगता है कि उसके गुंडे इस परिवार को खत्म कर देंगे, लेकिन राजाराम और नीला पहले ही चाल चल चुके होते हैं। घर पर नीलावेणी और शिवा गुंडों का सामना करते हैं और दूसरी तरफ राजाराम और नीला सीधे वरुण के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। वरुण के आदमी एक एक करके गिरते जाते हैं। राजाराम का एक्सपीरियंस और नीला की स्पीड दोनों मिलकर दुश्मनों पर भारी पड़ती है। लंबी लड़ाई के बाद दोनों वरुण तक पहुंचते हैं। वरुण पहले तो इन पर भारी पड़ता है, लेकिन वो विलेन है, उसे हारना पड़ेगा, तो वो हार जाता है। राजाराम और नीला मिलकर वरुण को खत्म कर देते हैं। वरुण के खत्म होते ही उसका माइनिंग प्रोजेक्ट भी रुक जाता है और पहाड़ के नीचे रहने वाले 1300 लोग एक ऐसे खतरे से बच जाते हैं जिसके बारे में उन्हें पूरी तरह पता भी नहीं था। इंस्पेक्टर अरुण बाद में केस की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करता है। उसे वरुण पर शक तो था, लेकिन पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। राजाराम और उसका परिवार फिर से नॉर्मल जिंदगी में लौट आता है। दुनिया के लिए वो शायद बस एक साधारण परिवार है, लेकिन असल में उन्होंने अपने घर को बचाते बचाते एक पूरे गाँव की जिंदगी बचा ली। मूवी यहाँ एक सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग बात कहती है। कई बार कानून, सिस्टम और पावरफुल लोग सही समय पर काम नहीं कर पाते। ऐसे में असली फर्क वही लोग बनाते हैं जिनके अंदर हिम्मत और इंसानियत दोनों जिंदा होती है। राजाराम ने नीला को बचपन में सिर्फ कराटे नहीं सिखाया था, उसने उसे ये सिखाया था कि ताकत का असली मतलब किसी को डराना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही चीज के लिए खड़ा होना है। और आखिर में नीला वही करती है। ठीक है, तो भाई बस ये था ब्लास्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।